तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्काईवे क्लासेस में। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को फिनिश कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अदब की पहचान। तो बच्चों, अदब क्या है ना, आज हम लोग समझेंगे कि अदब क्या होता है। मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आया, क्या उनको भगा देंगे? नहीं, आपके अंदर जो अदब है उनको पहले बैठने बोलेंगे, पानी पूछेंगे, फिर नाश्ता वगैरह देंगे। ये होता है अदब। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अलग तरह का अदब पढ़ेंगे। हम लोग किताबी अदब पढ़ेंगे, उर्दू अदब को पढ़ेंगे कि उर्दू अदब में क्या क्या पाया जाता है। अगर हम उर्दू अदब को लिख रहे हैं तो किस हिसाब से लिखेंगे जो कि बिल्कुल फिक्स बैठेगा। तो इसी विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अदब की पहचान ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग को एक टारगेट लेकर चलना है 95+। हमारे साथ अब जुड़े रहिए। 95+ लाना कैसे है वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले अदब की पहचान क्या है? एक मजमून है। मजमून मैंने पहले बता दिया है, किसी भी टॉपिक पर पूरी जानकारी याद करके लिखकर बता देना ही क्या है? मजमून है, जिसे हम निबंध भी कहते हैं। तो बच्चों, अदब की पहचान चैप्टर नंबर 8 है, जिसके मुसन्निफ कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी इनके मुसन्निफ है। अब डॉक्टर अब्दुल मगनी के बारे में समझते हैं। इनके कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे डॉक्टर अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुआ है वो 1934 को औरंगाबाद जिला बिहार में हुआ है ना। औरंगाबाद जिला के बिहार में अब्दुल मगनी के पैदाइश हुआ। कब हुआ? तो 1934 में हुआ। बच्चों याद रखिएगा। इनके वालिद का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ। यानी कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ। इब्तदाई तालीम घर पर हुआ, क्योंकि इनके पिताजी मौलाना थे। तो इनके इब्तदाई तालीम कहां पर हुआ? तो घर पे ही हुआ। तो आगे की तालीम के लिए मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेता है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की दाखिला किस मदरसे में हुआ। तो जिस भी ऑप्शन में शमसुल हुदा दिखाई दे, धीरे से टिक लगाना है बच्चों, हड़बड़ नहीं करना है। फिर अंग्रेजी में इन्होंने एमए भी किया था। किस सब्जेक्ट में एमए किया? तो इन्होंने अंग्रेजी में भी एमए किया। फिर आगे बढ़ते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर के तौर पर मुलाजिमत मिली। यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इनको मुकर्रर किया गया, अंग्रेजी के लेक्चरर बने, यानी कि अंग्रेजी में इनको नौकरी मिली अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाद में इनका तबादला बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफर, है ना। मान लीजिए हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमारा इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसी को कहते हैं तबादला। ये जब पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर के तौर पर मुलाजिमत कर रहे थे तो यहीं से इनको तबादला कर दिया गया, यानी यहां से इनको ट्रांसफर करके बीएन कॉलेज में कर दिया गया। किस कॉलेज में? बीएन कॉलेज में। तो यहां से सवाल ऐसे पूछता है कि पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से ट्रांसफर करके, तबादला करके किस कॉलेज में रखा गया? तो बीएन कॉलेज में रखा गया बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। इनकी तनकीदी तसानीफ है। तनकीद कहते हैं आलोचना, यानी कि किसी के बारे में अच्छी या बुरी बातों को ही बता देना। क्या है? आलोचना का मतलब होता है सिर्फ बुराई बताना, लेकिन तनकीद कहते हैं उसकी बुराई भी बताना है, अच्छा भी बताना है। कोई इंसान अगर किताब लिखा है, उस किताब को पढ़ेंगे, उसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसी को बयां कर देना क्या कहते हैं? तनकीद कहते हैं। तो इन्होंने तनकीदी तसानीफ भी लिखा है, तनकीदी किताबें भी इन्होंने लिखी, जिसका नाम है जादुए इअ्तिदाल, नुक्ते नजर, मेयारो इक़दार, तश्कीले जदीद, इकबाल और आलमी अदब वगैरह वगैरह इनके तनकीदी किताब है। तो तनकीद का सीधा मतलब है कि खड़े खोटे की पहचान करना। अब आखिर में इनका इंतकाल हो जाता है 5 सितंबर 2006 को। कहां पर? तो पटना में। आप अब्दुल मगनी के बारे में इतना डिटेल्स याद रखिए, इससे बाहर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन यहां से आपका निकलेगा, बस आप मेहनत में लगे रहिए। तो बच्चों, अब पूछते हैं कि अदब है क्या। अब समझते हैं अदब है क्या। मैंने पहले भी कहा कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है, उनको भगा देंगे धमका करके? नहीं भगाएंगे, उनको बैठाएंगे, पानी पूछेंगे, उनकी खातिरदारी करेंगे, उनको नहीं भगाएंगे। अब एक अदब यह है उर्दू अदब कि क्या अखबार अदब है? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स अदब है? तो जी नहीं। किसी भी चीज को उनके जो मानी होता है, उनका जो रूल्स होता है, उनके रूल्स के अनुसार अगर हम लिख रहे हैं तो वो अदब है। क्या अखबार अदब है? तो बिल्कुल भी अखबार अदब नहीं है। अगर अखबार को जब लिख रहे हैं
तो अदब को मद्देनजर रखते हुए लिखना है। उसमें व्याकरण होता है, कहाँ का की, सारा चीज को देख करके लिखना होता है अदब। तो जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्या उनको उनके ही भाषा में पढ़ते हैं? नहीं, एक अदब लेते हैं, एक भाषा को हम चूज करते हैं, फिर उस भाषा के आधार पर, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, कोई भी हो, उस एक भाषा के आधार पर तब हम लोग पढ़ते हैं। कि मैथ को मैथ की भाषा में पढ़ते हैं, फिजिक्स को फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं? जी नहीं। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसकी व्याकरण का होना जरूरी है, कवायद का होना जरूरी है, उनके अदब का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि अदब में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जब किसी भी टॉपिक पर अदब लिख रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? फिक्र और फन होना चाहिए। हमें फिक्र होना चाहिए, फन यानी कि कला होना चाहिए। किसी भी चीज को हम लिख रहे हैं तो हमारे अंदर फन होना चाहिए, हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए, और उस लिखने का कला होना चाहिए हमारे अंदर कि लिख रहे हैं, क्या हमें आता भी है या फिर नहीं। किसी भी चीज पर हम अदब लिखें ना, तो फिक्र का होना बहुत जरूरी है, और फन यानी कला का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी चीज पर हम अदब लिख रहे हैं, उर्दू कवायद का होना बहुत जरूरी है। कि अदब को लिखेंगे, कहा कि कुछ भी बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे सलीमा आया है, नहीं बोल सकते ना, सलीमा आई है। महमूद खाया है, ये बोल देंगे महमूद खाई है, नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए किसी भी टॉपिक पर हम अदब लिख रहे हैं, उर्दू कवायद का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उर्दू कवायद का होना बच्चों। उसके बाद जब हम अदब लिख रहे हैं तो लफ्ज का भंडार होना चाहिए हमारे पास। इतनी लफ्ज होनी चाहिए, हम जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं हमारे पास लफ्ज इतनी होनी चाहिए कि हमारा टॉपिक खत्म हो जाए लेकिन हमारा लफ्ज खत्म ना हो। आगे क्या है 4 नंबर में? पूरी जानकारी का होना। अगर हम अदब लिख रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? पूरी जानकारी होना चाहिए। कहीं मीडिया के पास गए, हम पूछ रहा है कि तुम किस देश में रहते हो, तुम्हारा गांव कौन सा है, क्या हम कुछ भी बता देंगे? नहीं, उसके लिए हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम बताएंगे कि फलाना गांव में मेरा घर है, फलाना मेरा जिला है और हम भारत देश में रहते हैं। तो पूरी जानकारी का होना बहुत जरूरी है उर्दू अदब में। और कारी को सुरूर और सादगी का एहसास हो, यानी कारी कहते हैं पढ़ने वाले को। आप जो अदब लिख रहे हैं उसको कोई ना कोई पढ़ेगा ना, तो उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? कारी कहते हैं। उनको सुरूर आना चाहिए, सादगी का एहसास होना चाहिए कि ये बच्चे ने जो अदब को लिखा है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखा है, और उसको पढ़ने के बाद इंसान को एकदम खुशी होना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो ये था हमारा अदब, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। अदब में फिक्रोफन होता है, उर्दू कवायद का होता है, और लफ्ज का भंडार भी होता है, पूरी जानकारी का होना भी जरूरी है, और जो पढ़ेगा उनको सुरूर होना चाहिए, मजा आना चाहिए, सादगी का एहसास होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसको मैंने फिनिश कर लिया है। अब कल से मैं ये वादा करता हूं कि आप लोगों के लिए उर्दू कवायद भी लाऊंगा। बहुत जरूरी है कवायद का पढ़ना, क्योंकि हमारा एग्जाम में 50 से 55 नंबर का सवाल सिर्फ कवायद से पूछता है। तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, छोड़ना नहीं है, इनका नोट्स बना लेना है। आप अपने कॉपी में इनको लिख लीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इनका नोट्स बना लीजिए। चलिए सबसे पहले यहां तक ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट।